स्वागत है आपका खबरदार में। और खबरदार में आज हम मध्य प्रदेश की जेलों में सुरक्षा से खिलवाड़ का आंखों खोल देने वाला विश्लेषण करेंगे। दिवाली की रात भोपाल के सेंट्रल जेल से सिमी के 8 आतंकवादी फरार हो गए। भोपाल पुलिस ने 8 घंटे के अंदर ही 8 आतंकवादियों को एनकाउंटर में निपटा भी दिया। पुलिस और सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई, लेकिन आज तक को वो दस्तावेज हाथ लग गया जिससे ये सिद्ध होता है कि भोपाल की जेल में सुरक्षा के नाम पर तमाशा होता रहा। तो आज खबरदार में हम आपको ये दिखाएंगे कि कैसे जिन जवानों को जेल की दीवार की सुरक्षा करना था, उन्हें अफसरों और मंत्रियों के बंगलों की सुरक्षा में लगा दिया गया, और वो भी तब जब भोपाल की जेल में सुरक्षा गार्ड्स की पहले से काफी कमी थी। आइए हम आपको ये बताएं कि भोपाल सेंट्रल जेल की सुरक्षा के लिए 250 सुरक्षा कर्मियों का प्रावधान है, लेकिन इनमें से 50 पद खाली पड़े हैं, जबकि 70 जवान ट्रेनिंग पर हैं। मतलब यह हुआ कि 120 सुरक्षाकर्मी पहले से ही कम थे। बचे 130 सुरक्षा गार्डों में से 80 को वीवीआईपी की सुरक्षा में लगा दिया गया। सिर्फ 50 सुरक्षा गार्ड्स के भरोसे पूरी जेल की सुरक्षा को छोड़ दिया गया, जिनमें से कुछ दिवाली की रात छुट्टी पर भी थे। जिस जेल में सिमी के खूंखार आतंकवादी हों, 3000 से ज्यादा कैदी हों, वहां मुट्ठी भर सुरक्षा गार्डों के भरोसे जेल को कैसे छोड़ दिया जाए। और छोड़ देना क्या बड़ी चूक नहीं है, और नहीं है तो और क्या है। किसी भी कर्मचारी की कहीं भी बंगले पर या कहीं ड्यूटी नहीं है। सभी शासकीय कार्य में रत हैं और वो सारे लोग जेल में ड्यूटी कर रहे हैं। ये दस्तावेज मध्य प्रदेश में जेल के साथ हो रहे खेल का सबूत है। जिस रात सिमी के 8 आतंकी इस जेल से 9-11 हो गए थे, उस रात यहाँ नाम की पहरेदारी थी। जिन गार्डों को जेल के भीतर बाहर तैनात होना चाहिए था, वो मंत्री, पूर्व मंत्री, ब्यूरोक्रेट के बंगलों में हाजिरी बजा रहे थे। ये आज तक को मिली वो एक्सक्लूसिव लिस्ट है जिससे आप जान पाएंगे कि दीपावली की रात भोपाल जेल के 80 सुरक्षा कर्मी जेल की सुरक्षा के बजाय वीवीआईपी की चाकरी कर रहे थे। मुख्यमंत्री आवास में 1 सुरक्षाकर्मी, उप मुख्यमंत्री दफ्तर में 1 सुरक्षाकर्मी, प्रमुख सचिव के बंगले पर 10, उप सचिव के बंगले पर 3, जेल मंत्री के बंगले में 4 और जेल महानिदेशक के बंगले पर 1 सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी लगी थी। अतिरिक्त महानिदेशक जेल के बंगले में 2 जवान, अतिरिक्त जेल महानिरीक्षक के बंगले में 6 जवान, 2 उप जेल महानिरीक्षकों के बंगले में 17 पुलिस वाले, पूर्व जेल मंत्री जगदीश देवड़ा के बंगले में 2 जवान, पूर्व जेल मंत्री अतर सिंह आर्य के बंगले में 2 जवान, जेल अधीक्षक के बंगले में 4 जवानों की ड्यूटी लगी थी। जेल मुख्यालय में 17 सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया था। यानी कि जेल की सुरक्षा से सीधे खिलवाड़ किया गया। बल्कि ये कह लीजिए कि सिमी के आतंकियों को जेल से भाग जाने का एक तरह से न्योता दिया गया। तार से अगर उनकी सरकार जेल सुधार के एजेंडे पर अमल करती तो यहाँ की सुरक्षा भगवान भरोसे नहीं होती। ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो शिवराज सरकार की आंखें खोल देने वाले साबित हो सकते हैं। देश में जेल तोड़ने की घटना के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक मध्य प्रदेश में 15 सालों में जेल तोड़कर भागने के 28 मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश की 120 जेलों में कर्मचारियों की भारी कमी है और कैदियों के भागने के पीछे बड़ी वजह सुरक्षा गार्डों की कमी बताई गई। शिवराज सरकार ने 1 साल पहले ही 842 सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति को मंजूरी दी, लेकिन नियुक्तियां होने का दिन अभी तक नहीं आया। रीवा सेंट्रल जेल सिर्फ 59 गार्डों के भरोसे चल रही है, जबकि यहां 134 गार्डों की नियुक्ति की अनुमति है। सतना जेल में 132 की जगह सिर्फ 57 गार्डों से काम चलाया जा रहा है। 2100 कैदियों वाली उज्जैन जेल में सुरक्षा सिर्फ 100 गार्डों के भरोसे है। 1577 कैदियों वाली सागर जेल में सिर्फ 74 गार्ड है।
अजब एमपी में जेलों के साथ यह गजब का खेल सालों से चल रहा है। अब जेल के बारे में नए नए खुलासे हो रहे हैं तो नीचे से ऊपर तक खलबली हो रही है। भोपाल सेंट्रल जेल की सुरक्षा में चूक की जोर शोर से वजहें तलाशी जा रही हैं। हर स्तर पे एक जिम्मेदारी है कि जेल सुपरिटेंडेंट को देखना चाहिए, प्रहरी को देखना चाहिए, लेकिन लैप्स कहां है? देखिए, जो गार्ड है वो निहत्था है, उसके पास डंडा तक नहीं है। बताइए वो अपनी क्या आत्मरक्षा करेगा? रात के 2 बजे अंधेरे में अगर आपको कोई कहे कि यहां पे खूंखार अपराधी बंद है तो उस आदमी की मनस्थिति कैसी होती? वो भी तो इंसान है। सरकार की ये चुस्ती सांप के गुजर जाने के बाद जमीन पर डंडा पीटने जैसी दिख रही है। इस सवाल पर शिवराज सरकार के मंत्रियों को जवाब देते नहीं बन रहा कि आखिर जेल की सुरक्षा करने वाले गार्डों को साहिबानों की जी हुजूरी में क्यों लगा दिया गया। देखिए भोपाल में जो कुछ भी हुआ वो शिवराज सरकार के लिए खतरे की दूसरी घंटी है। खंडवा जेल से यही सिमी आतंकी पहले भी भागे थे, लेकिन शिवराज सरकार सबक सीखने का अभी भी इंतजार ही कर रही है। आशीष पांडे, भोपाल आज तक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कुछ लेटेस्ट आरोप लगाए। केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार जजों के फोन टैप करवा रही है। केजरीवाल ने आज तक को एक लंबा इंटरव्यू दिया, उसका एक हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले जैसे कि आपने कहा कि मैंने सुना कि सबको फोन गया और उन्होंने लाइन बदल दी, वैसे ही आप अभी एक प्रोग्राम में थे दिल्ली हाईकोर्ट के, वहां पर सीजेआई भी थे, प्रधानमंत्री जी भी थे। आपने फिर से कहा कि मैंने सुना कि जजेस के फोन टैप हो रहे हैं। ये मेरे को कई जजेस ने बोला। सरकार ने आके इसको डिनाई किया? हाँ, सरकार तो डिनाई करती है, सरकार मानेगी थोड़ी। मेरे को कई जजेस से जब मैं मिलता हूँ और हर स्तर के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सब जजेस के अंदर डर है कि उनके फोन टैप हो रहे हैं। और ये डर बेबुनियाद नहीं हो सकता, बिकॉज जजेस अब मतलब अच्छा स्टेटस होता है, उनके अपने नेटवर्क होता है। तो जजेस के फोन टैप हो रहे हैं और आई भी कर रही है, सब लोगों का मानना है। सर, ये जो एलिगेशन आप लगाते हैं, मतलब जजेस ने और तो किसी को कहीं नहीं बोला, किसी सीजेआई साहब भी बोल सकते थे कि ऐसा मेरे को भी 4 लोगों ने आके बोला है। आप हर चीज में एलिगेशन लगाते थे कि मैंने सुना कि उनको 2009 की एक चिट्ठी है, ठाकुर साहब तब शायद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जो उन्होंने द देन चीफ जस्टिस को लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि आईबी इलीगल तरीके से फोन टैप कर रही है वहां पे। आपने देखी? मैं चिट्ठी की कॉपी दे दूंगा आपको। मेरा ये कहने का मतलब है, ये सारा देश जानता है कि फोन टैप होते हैं, मेरे भी फोन टैप होते हैं, मेरे भी सबके फोन टैप करते हैं ऑपोजिशन वालों के। चलो हम तो नेता हैं, हम तो राजनीति में हैं, विपक्ष वालों के वो फोन टैप करते हैं। जजेस के फोन टैप करना बहुत गलत बात है। आप गए एक अस्पताल में, मनीष गए एक मिलने के लिए जो रामकृष्ण ग्रेवाल हैं उनके परिवार से, और जिस तरीके से पूरा ये घटनाक्रम रहा, पुलिस ने पकड़ा, कहीं ना कहीं सब लोगों ने ये कहा कि राजनीति करने पहुंच गए मुख्यमंत्री। जैसे कि राहुल गांधी जी ने कहा था कि खून की दलाली हो रही है, वैसे आज बीजेपी वाले कह रहे हैं कि लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री, उसके राज्य में कोई दुर्घटना हो जाए, उसके परिवार के लोगों से मिलने जाए, तो उसको राजनीति बोलते हैं। अगर राजनीति बोलते हैं तो मैं कहता हूं कि ठीक है, हाँ हम राजनीति कर रहे हैं, अच्छी राजनीति कर रहे हैं, होनी चाहिए राजनीति। बीजेपी कह रही है कि ना तो आम आदमी पार्टी ने इससे पहले ओआरओपी पे कुछ बात करी, ना आपने कोई मुद्दा उठाया, ना दिल्ली में आपने जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कुछ किया, कांग्रेस ने इतने सालों तक कुछ नहीं करा। सेना के साथ पिछले कुछ दिनों में जितना बड़ा धोखा हुआ है, इतना मुझे नहीं लगता कभी हुआ है। ओआरओपी लागू नहीं हुआ, जबकि चारों तरफ जा जाके कह रहे हैं ओआरओपी लागू हुआ। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, सरेआम झूठ बोल रहे हैं, सारे देश को झूठ बोल रहे हैं। अगर ओआरओपी लागू होता तो रामकिशन को आत्महत्या करने की क्या जरूरत पड़ी थी? ये एक पूर्व फौजी थे जिन्होंने ओआरओपी के लिए, जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। बहुत सारे फौजी हैं, उरी में बहुत सारे लोग मारे गए, उनका गला काट के अभी एक फौजी है उनका ले गए। मैंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी है, उनको आप भी दे सकते हैं, जैसे इनको आप दे रहे हैं वैसे उनको आप भी 1 करोड़ रुपए दे सकते हैं। मोदी जी इस्तीफा दे दें, वो कहें कि उरी के अंदर इधर उधर उधर इधर जितने लोग शहीद होते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है उनको देने के लिए, हम देंगे ना। केंद्र सरकार एक मिनट तो कर रही है जो करना है, केंद्र सरकार नहीं कर रही है। अगर इस केस में आप दे सकते हैं, बाकियों में आपने इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? बाकियों में हम उनसे मांग कर रहे हैं,
दिल्ली सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। अरुण जेटली जी ने आज एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जो अरविंद केजरीवाल हैं, पंजाब में के इलेक्शन में क्लाइमैक्स बहुत जल्दी हो गया, अब उनकी हवा निकलती जा रही है। वो दिल्ली में भी यही कहते थे, दिल्ली में भी 10 दिन पहले तक यही कहते थे कि वो फॉल होने वाला ही है। वो तो जनता बता देगी। मार्क माई वर्ड, 100 से ज्यादा सीट आ रही है। आर्मी ज्वाइन करने के बाद जब नए रंगरूट ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचते हैं तो सबसे पहले उन्हें एक बात यह समझाई जाती है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। यानी शांति काल में ट्रेनिंग के दौरान आप जितना ज्यादा पसीना बहाएंगे, युद्ध के दौरान आपका उतना ही कम खून बहेगा। मतलब ट्रेनिंग में बहाया गया पसीना युद्ध के मैदान में खून बहने से रोकता है। तो आज हम आपको सीआरपीएफ के उन जवानों की कमांडो ट्रेनिंग्स दिखाएंगे जो जल्द ही जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया करने के लिए तैनात होने वाले हैं। सीआरपीएफ भारत माता की। सूरज की पहली किरण के साथ ही मध्य प्रदेश के शिवपुरी में काउंटर इंसर्जेंस एंड एंटी टेररिज्म स्कूल में सीआरपीएफ के कमांडोज हुंकार भरते हैं और फिर शुरू होता है शरीर को लोहा बना देने वाली ट्रेनिंग का दौर। सील कमांडो की तर्ज पर इन सीआरपीएफ के कमांडो को तैयार किया जा रहा है। ये कमांडो अलग अलग जगहों पर किसी भी समय ऑपरेशन करने के लिए तैयार रहते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से इनको यहाँ पर ट्रेंड किया जा रहा है, कैसे आपको ट्रेंड किया जा रहा है और किस तरीके से आप लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। किसी भी हालत में हम बर्बाद करके, आतंकियों को बर्बाद करके हमारे देश को बचाने के लिए, अपना जान देने के लिए भी तैयार है। हम यहाँ पर बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स और सब अफसरगण के द्वारा ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है कि जिससे हम विभिन्न परिस्थिति में कहीं भी किसी भी वक्त मूव करने के लिए तैयार रहते हैं। हमें किसी भी तरह कोई परेशानी नहीं है। हम कभी भी किसी भी जगह और कहीं भी ऑपरेशन में जाने के लिए तैयार हैं और दुश्मन को बर्बाद कर देंगे। हमें कठिन से कठिन सिखलाई दी जाती है जिससे हम कभी भी कहीं पर भी कठिन से कठिन टास्क को पूरा कर सकते हैं। हम किसी भी ऊंचाइयों पर्वत कहीं भी ऑपरेशन कर सकते हैं, ऐसे सिखलाई हमारे दी जा रही है। हम अपने दुश्मन को बर्बाद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उसे हमेशा हम अलर्ट रहते हैं इसके लिए। पाकिस्तानी आतंकवादियों का सफाया करने के लिए सीआरपीएफ अब पहली बार अपने कमांडोज को जम्मू कश्मीर में तैनात करने वाली है। यहाँ उन्हीं कमांडोज की ट्रेनिंग चल रही है जिन्हें 40-40 के बैच में खास मडाडीनो ट्रेनिंग दी जा रही है। सीआरपीएफ के ये वो कमांडो हैं जो अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन इनको खास तौर पर इस समय तैयार किया जा रहा है कश्मीर के लिए। इसलिए क्योंकि इनकी ट्रेनिंग है ये मडाडीनो ट्रेनिंग, यानी कि अमेरिका के जो सील कमांडो हैं इनको भी इसी तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है और सीआरपीएफ वैसी ही ट्रेनिंग पा करके अब अलग अलग जगहों पर पहुंचेंगे। कश्मीर में जिस तरीके से आतंकी हमलों का खतरा बना हुआ है और जंगल और नाले और नदियां वहां पर मौजूद हैं, वैसे में किस तरीके से इन जवानों को वहां पर हमला करना है, किस तरीके से अपने आप को किसी भी हमले से वहां पर बड़े स्तर पर काम करना है, कोई संकोच ना हो, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसे कमांडो यहां पर तैनात किए जा रहे हैं। बम, बारूद और बुलेट के बीच सीआरपीएफ के ये जवान देश की हिफाजत के लिए अपने सीने को फौलाद बनाने के लिए कड़ी ट्रेनिंग में जुटे हैं। ये पहली बार होने जा रहा है जब इन सीआरपीएफ कमांडोज को कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेने के लिए खास तौर पर ट्रेनिंग दी जा रही है। किस तरीके से इन जवानों को ऐसे जो कटीले जगहें होती हैं वहाँ के लिए इनको तैयार किया जाता है, इस ट्रेनिंग का मकसद क्या है? इस ट्रेनिंग का मकसद जनरली ये है कि जब किसी एरिया में आतंकवादियों ने हाइड आउट्स बनाए होते हैं, हमें उनके हाइड आउट को बस्ट करने के लिए उनके नज़दीक से नज़दीक जाना होता है। तो ये ऑब्स्टिकल्स जवानों को इस चीज़ की प्रैक्टिस दी जाती है कि आप ज़मीन से सट करके चलें, अगर आपका लेवल थोड़ा भी ऊपर हो गया तो हम एक्सपोज हो सकते हैं और
दुश्मन हमें हिट कर सकता है। दूसरा, जब हमारे ऊपर कहीं अटैक हो गया तो हमें दुश्मन के किलिंग जोन से किस प्रकार से निकलना है, इस चीज़ की प्रैक्टिस देने के लिए इस ऑब्स्टिकल्स को बनाया गया है। कश्मीर में अक्सर घुसपैठ करने के बाद आतंकवादी घने जंगलों में छिप कर रहते हैं। शिवपुरी के कमांडो ट्रेनिंग स्कूल में सीआरपीएफ के जवानों को जंगल में छिपे आतंकवादियों को ढूंढकर उनका काम तमाम करने के गुर सिखाए जा रहे हैं। घने जंगलों में ऑपरेशन करना काफी खतरनाक होता है और इसके लिए खास तौर पर तैयार किए गए हैं सीआरपीएफ के ये कमांडो। सीआरपीएफ के कमांडो दरअसल अलग अलग जगहों पर, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या नक्सली इलाका, उन तमाम जगहों पर इनको तैनात किया गया है। जंगल में पता चला है कि आतंकी छिपे हुए हैं और इनको किस तरीके से नेस्तनाबूद करना है, इसके लिए पूरा ऑपरेशन यहां पर किया जा रहा है। और ये सारे जवान अलग अलग पोजीशन लेकर के इस समय पहुंच रहे हैं और लोकेशन पर जा करके उन आतंकियों पर हमला करेंगे। कमांडो ट्रेनिंग लेते सीआरपीएफ के जवानों को देखकर आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह के दिल में भी बहादुरी हिलोरे मारने लगी। लेकिन कमांडो बनना कोई आसान काम नहीं है। सीआरपीएफ के इस कमांडो ट्रेनिंग स्कूल में सिर्फ वही जवान टिक सकता है जो रोजाना 40 किलोमीटर पैदल चल सके, रोजाना 16 किलोमीटर दौड़ सके, 18 मिनट में 26 बाधाएं पार कर सके और जंगल में 5 से 6 दिन बिना खाए पिए जिंदा रह सके। देश के ये रियल हीरो हैं, यानी सीआरपीएफ के जो कमांडो हैं वो ऐसे रियल हीरो होते हैं जो कि इस तरीके से स्पाइडर नेट जो होता है उसमें एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। दरअसल ये मूवमेंट इनको इस तरीके से मजबूत बनाता है, जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं, चाहे वो नक्सली घटना हो या फिर आतंकी घटना, सभी जगहों पर इनको स्ट्रांग करता है और इससे ये बहादुर होकर के आगे निकलते हैं। सीआरपीएफ के इन कमांडोज को 7 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद कश्मीर में तैनात किया जाएगा, जहां इनका सिर्फ एक ही मकसद होगा, आतंकियों का सफाया। इस मकसद के लिए सीआरपीएफ के ये जवान कमांडो ट्रेनिंग में जी जान से जुटे हैं। जैसा खतरा वैसी तैयारी। सीआरपीएफ के कमांडो को इस तरीके से बीओएसी की एक खास तौर की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें महत्वपूर्ण 26 स्टेप होते हैं, जिसमें स्टेपिंग स्टोन यानी कि ये ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें अगर आईईडी नीचे बिछा दिया जाता है तो उससे कैसे बचना है, ये तैयारी यहाँ पर इनको कराई जा रही है। कश्मीर के लिए एक विशेष टुकड़ी तैयार की गई है जो कश्मीरी परिस्थितियों से जूझने के लिए हर तरह से तैयार है। इन कमांडोज को हम प्रशिक्षण के बाद श्रीनगर और इस तरह के प्रभावित इलाके जहां पर उग्रवाद आतंकवाद का ज़्यादा खतरा है डिप्लॉय करेंगे। कई घंटों के फिजिकल ट्रेनिंग के बाद सीआरपीएफ के कमांडोज को अब एक टास्क सौंपा गया है। बताया गया है कि इस घर में एक आतंकवादी छुपा हुआ है, उसे जिंदा या मुर्दा बाहर निकालना है। सीआरपीएफ के जवान इस वक्त उस ऑपरेशन में जुटे हुए हैं जहां पर यह पता चला है कि इस बिल्डिंग के अंदर आतंकवादी मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से सीआरपीएफ के कमांडो यहां ऑपरेशन इस वक्त कर रहे हैं और इस ऑपरेशन के जरिए उस आतंकवादी को पकड़ने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। स्थिति स्पष्ट है कि जिस तरीके से खतरा इस वक्त जम्मू कश्मीर में मौजूद है, उन तमाम चीजों को देखते हुए, इन्हीं तमाम खतरों को देखते हुए बड़े स्तर पर फायरिंग हो रही है अंदर से और उस फायरिंग के यहाँ कमांडो आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से पूरे इस बिल्डिंग के अंदर पता चला है कि आतंकवादी जो लश्कर और जैश के आतंकी मौजूद हैं, उनके लिए पूरा ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। ये ऑपरेशन एक तरीके की टैक्टिकल इनका ऑपरेशन है और इस तरीके से यहाँ तैनात ये जो कमांडो हैं इनको तैयार किया जा रहा है। इन जवानों के पास लेजर बीम से टारगेट को निशाना बनाने की खास तैयारी है। इस ट्रेनिंग के जरिए सीआरपीएफ के कमांडो ऐसे ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहे हैं जिसमें आतंकवादी किसी के घर में घुसकर लोगों को बंधक बना लेते हैं। X95 हथियारों से लैस ये
सीआरपीएफ के कमांडो हैं और इस घर के अंदर इस वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पूरी घेरेबंदी इस वक्त ये सीआरपीएफ के कमांडो ने कर रखी है। दरअसल पता चला है कि आगे कुछ ही दूरी पर आगे छिपा हुआ है आतंकी और इसी को पकड़ने के लिए यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है। ये X-95 हथियार बड़े ही खतरनाक होते हैं और इसमें ऊपर लेजर बीम लगी होती है जिससे सीधे तौर पर निशाना लगाया जा सकता है। शिवपुरी के कमांडो ट्रेनिंग स्कूल में आज तक ने एक पूरा दिन बिताया और जाना कि एक जवान को फौलाद कैसे बनाया जाता है। 7 हफ्ते की कड़ी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सीआरपीएफ के इन कमांडोज को जम्मू कश्मीर में तैनात किया जाएगा, जहां इनका सिर्फ एक ही मिशन होगा, आतंक का संपूर्ण सर्वनाश। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, शिवपुरी, मध्य प्रदेश, आज तक। कोई सैनिक यूं ही कमांडो नहीं बन जाता। सीआरपीएफ के जवानों की कमांडो ट्रेनिंग का एक्शन पैक्ड विश्लेषण देखने के बाद आपको इसका अंदाजा हो गया होगा। अब इन कमांडोज को जल्द ही जम्मू कश्मीर के आंतरिक इलाकों में तैनात किया जाएगा, जिनका उद्देश्य जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सफाया करना होगा और इसी उद्देश्य से इन जवानों के छिपे हुए आतंकवादियों को ढूंढ कर मारने की ट्रेनिंग यहां दी जा रही है। खबरदार में हम यहां पर रुकेंगे कुछ देर के लिए। उसके बाद जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के 4 पैरों वाले सैनिकों से हम आपको मिलवाएंगे। खबरदार में अब हम आपको बीएसएफ के 4 पैरों वाले सैनिकों से मिलवाएंगे जो इन दोनों भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैनात हैं। ये बीएसएफ के डॉग स्क्वाड के वो खास डॉग्स हैं जिन्हें बीएसएफ ने आतंकवादियों और विस्फोटकों का पता लगाने के लिए खास तौर से इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात किया है। हमारी संवाददाता कमलजीत संधू ने बीएसएफ के इन 4 पैर वाले सैनिकों की अहमियत पर एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। पाकिस्तान से लगे इंटरनेशनल बॉर्डर की निगरानी के लिए बीएसएफ के जवान 24 घंटे तैनात हैं। सीमा पार से होने वाली हर हरकत पर पैनी निगाह रखते हैं और पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देते हैं। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ के जवानों का साथ देने के लिए अब 4 पैरों वाले सोल्जर भी ड्यूटी पर तैनात हो गए हैं। ये बीएसएफ के डॉग्स हैं जिन्हें आतंकवादियों को ढूंढने और विस्फोटकों का पता लगाने में महारत हासिल है। इन दिनों जम्मू कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में बीएसएफ के इन डॉग्स को खास तौर से तैनात किया गया है। आतंकियों के ठिकानों का पता लगाने में इनका कोई सानी नहीं है। बीएसएफ के ये मुस्तैद जवान 24 घंटे ड्यूटी करते हैं बॉर्डर पे और इनका साथ देते हैं एक्सपर्ट डॉग्स। सिक्योरिटी में अलग अलग तरह से प्रशिक्षण दिए हुए इन डॉग्स का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो रोड ओपनिंग पार्टी पे हो, चाहे एक्सप्लोजिव डिटेक्शन पे हो, और ट्रैकर डॉग्स भी हैं यहाँ पर। इसी एक ट्रेनर से हम बात करते हैं जो कि रोड ओपनिंग पार्टी में है। लखन, आपका डॉग का नाम हनी है। ये बताइए किस तरह से ट्रेनिंग आपने दी है इन्हें और कितनी मदद आपकी हो पाती है? ये बॉर्डर पे इसको एक्सप्लोजिव ढूंढने के लिए ले जाया जाता है और इसकी ट्रेनिंग एनटीसीडी टेकनपुर में दी जाती है। तो अगर सुरक्षा है इन जवानों की और लोगों की इन डॉग्स के हवाले हैं, काफी हद तक डिटेक्शन ये कर पाते हैं। कई बार जो टेक्निकल डिवाइसेस से छूट जाता है ये वो अपनी सुगंध से पकड़ लेते हैं। बीएसएफ के डॉग स्क्वाड में खास तौर से जर्मन शेफर्ड और लेब्राडोर को ट्रेन किया जाता है, जिन्हें ट्रैकिंग, नारकोटिक्स डिटेक्शन, एक्सप्लोजिव डिटेक्शन जैसे मुश्किल कामों के लिए इस तरह प्रशिक्षित किया गया कि इनकी नाक से बचकर देश का दुश्मन निकल नहीं सकता। जम्मू में हम 8 साल के हनी से मिले जो एक जर्मन शेफर्ड डॉग है। 8 साल से ये डॉग बीएसएफ के लिए नारकोटिक्स डिटेक्शन की ड्यूटी कर रहा है। इसे अभी अभी बॉर्डर से वापस बुलाया गया है। बीएसएफ का ये डॉग हनी एक्सप्लोजिव की भनक लगते ही उस जगह पर जमकर बैठ जाता है जहां एक्सप्लोजिव छुपा होता है। ये है बूजो,
जो अभी 1.5 साल का है। ये बीएसएफ का ट्रैकिंग डॉग है। इसे आतंकवादियों के संदिग्ध ठिकानों की रेकी के लिए ट्रेन किया गया है। ये ट्रेन डॉग्स इतना उम्दा काम कर रहे हैं कि हर बटालियन में अब कम से कम 4 डॉग्स लगाए जा रहे हैं। मेरे पीछे है बूजो, जो कि एक ट्रैकिंग डॉग है, और हनी है यहाँ पे, वो नारकोटिक्स की डिटेक्शन कर पाती है। तो सीधा बात करते हैं डॉक्टर विनय से, जो एक वेटनरी डॉक्टर भी हैं और डॉग्स की देखरेख भी करते हैं। आप ये बताइए किस तरह का ट्रेनिंग होता है इनका, किस तरह का इलाज चलता है इनका, और किस तरह ये अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर पाते हैं? बेसिकली जितने भी हमारे यहाँ पे डॉग्स हैं, ये सभी राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर टेकनपुर में हमारी एकेडमी है, वहां पे ट्रेन किए जाते हैं। और इन सबका ट्रेनिंग पीरियड जो है वो अलग अलग है। जैसे कि ये नार्कोटिक्स और एक्सप्लोजिव के जो डॉग्स होते हैं उनकी 6 मंथ्स की ट्रेनिंग है। वहीं पे ट्रैकर डॉग्स की क्योंकि बहुत ही एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है, ये 9 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। तो इन्हीं ट्रेनिंग के साथ साथ में इनको हर तरह के एक्सप्लोजिव्स को और हर तरह के नार्कोटिक्स को सूंघ कर डिटेक्ट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। जानकारी के मुताबिक बीएसएफ ने इस वक्त अपने 60 डॉग्स को जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में तैनात किया हुआ है। इस तरह से आज तक जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों के कंधे से कंधा मिलाकर डॉग स्क्वाड के 4 पैरों वाले सोल्जर दिन रात ड्यूटी पर तैनात हैं। कमलजीत संधू, जम्मू आज तक। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। पुण्य प्रसून वाजपेयी हमारे सहयोगी दस्तक लेकर बस अब से कुछ ही देर में आपके साथ होंगे। देखते रहिए आज तक।